हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एक्सेस पॉइंट। आज हम लाए हैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 12th 2021 के लिए केमिस्ट्री के कुछ केस स्टडी प्रॉब्लम्स। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले कुछ एग्जाम्स में सीबीएसई आपसे केस स्टडी के 2 क्वेश्चंस पूछेगी एग्जाम में 12th में। तो आज हम लोग लाए हैं केमिस्ट्री के केस स्टडी प्रॉब्लम्स। यहाँ टोटल 6 प्रॉब्लम्स हम आपको बताएंगे, जिसमें से एक आपको होमवर्क होगा और बाकी 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड सॉइल वेयर इट इज फॉर्म बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर दैट इज यूरिया। तो अमोनिया इज प्रेजेंट इन सॉइल स्मॉल क्वांटिटीज। अमोनिया एयर और सॉइल में स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है एंड फॉर्म होता है किससे? विद द डीके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, यूरिया से। ऑन अ लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेवर प्रोसेस। लार्ज स्केल में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है हेवर्स प्रोसेस से, जिसके बारे में आपने अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा। इन अकॉर्डेंस विथ ली चार्ट्रियल प्रिंसिपल, हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन हाई प्रेशर में होता है, फेवरेबल है हाई प्रेशर अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। पॉइंट्स को नोट करते चलें दोस्तों, इससे आपके जनरल नॉलेज बढ़ेगी और आपके एग्जाम के कुछ पॉइंट्स भी आपको याद हो जाएंगे। अमोनिया इज ए कलरलेस गैस विथ अ पंजेंट ऑडर। इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर 198.4 एंड 239.7 केल्विन रेस्पेक्टिवली। तो अमोनिया का जो स्मेल होता है वो पंजेंट होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 198.4 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 239.7 केल्विन। In the solid and liquid states, it is associated with hydrogen bonds, as in the case of water, and that accounts for its higher melting and boiling points than expected on the basis of its molecular mass. अमोनिया गैस इज हाईली soluble in वाटर। अमोनिया गैस वाटर में हाईली soluble होता है। Its aqueous solution is weakly basic due to the formation of OH ions. इसका जो aqueous solution होता है वो weakly basic होता है, और क्योंकि होता है OH फॉर्मेशन होता है, OH माइनस आयन का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन का। द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स इट अ लुईस बेस। नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण ये बनता है एक लुईस बेस। अब क्वेश्चन देखते हैं, इस डायग्राम को भी ध्यान से देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। तो ये सब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे केस स्टडी से, एक तरह से केमिस्ट्री में। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस को। ऑन ए स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट विच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विथ। ऑप्शन है कॉस्टिक सोडा, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑन ए स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे अमोनिया को ऑब्टेन किया जाता है अमोनियम सॉल्ट से। तो विच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विथ, तो जो डिकम्पोज कब होता है ये पूछ रहा है, मतलब किससे ट्रीट करने पे डिकम्पोज होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। कॉस्टिक सोडा से हम अमोनिया को ट्रीट करने पे ये डिकम्पोज होता है। अब आगे बढ़ते हैं। द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया आर ए प्रेशर ऑफ। अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है? तो ऑप्टिमम कंडीशन होती है इसकी 200 एटीएम और 700 केल्विन। तो 200 एटीएम को हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁵ पास्कल, और एज ए पॉइंट नोट कर लें कि 700 केल्विन भी इसके लिए फेवरेबल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ NH3/H हेवर्स प्रोसेस।
तो हेवर्स प्रोसेस में NH3 के अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो इसका आंसर होगा आपका नॉन ऑफ दीज। इन सभी ऑप्शन में इसमें नहीं है, इन ऑप्शंस में नहीं है इनके प्रोडक्शन का कैटलिस्ट। इसके कैटलिस्ट का नाम होता है आयरन, और इसका आयरन के साथ कुछ सूटेबल प्रोमोटर भी यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आयरन विथ अ सूटेबल प्रोमोटर। तो इसका आंसर है नॉन ऑफ दीज। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले का फोर्थ में द अमोनियम मॉलिक्यूल हैज, अमोनियम मॉलिक्यूल में पूछ रहा है कि कितने बॉन्ड पेयर होते हैं और कितने लोन पेयर होते हैं। तो आप ध्यान से इस बात को नोट करें कि अमोनियम मॉलिक्यूल में जो होते हैं वो 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन शो कर रहा है थर्ड ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अब पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के पांचवें नंबर की ओर। अ कंपाउंड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म डीप कलर सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो एक कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है अमोनिया से और डीप कलर सॉल्यूशन बनाता है, तो उस कंपाउंड को पहचानना है। तो दोस्तों हम जान लें कि अमोनिया जो है कॉपर 2 आयन से जब रिएक्ट करता है तो ब्लू कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है कॉपर आयन, कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर टू आयंस से रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो ब्लू कलर में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और ये क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और इसका आंसर जब आपको मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को रिप्लाई में दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल which considered the metal ligand bond to be ionically arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and ligand। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जिसमें कंसिडर किया जाता है कि मेटल लिगांड बॉन्ड जो है वो अराइज होता है आयोनिकली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन से। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, उसमें मेटल बॉन्ड जो है वो आयोनिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन से उसमें मेटल लिगांड बॉन्ड अराइज होता है बिटवीन द मेटल आयन एंड लिगांड। मेटल आयन्स और लिगांड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन से मेटल लिगांड बॉन्ड फॉर्म होता है, एक तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है। Ligands are treated as point charges in case of anions or point dipoles in case of neutral molecule। लिगांड्स को ट्रीट किया जाता है एज ए पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायंस और पॉइंट डाइपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। लिगांड्स को ट्रीट किया जाता है पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ अनायंस, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में उसे पॉइंट डाइपोल्स के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसीय मेटल एटम आयन हैव द सेम एनर्जी। द 5d ऑर्बिटल्स का जो होता है आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम, उनके जो एनर्जी होते हैं वह सेम रहते हैं। इन एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी विथ 6 लिगांड सराउंडिंग द एटम metal atom ion, there will be repulsion between the electrons in metal d orbitals and the electrons of the ligand. This splitting of the degenerate levels due to the presence of ligand in a definite geometry is termed crystal field splitting। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डेफिनेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसे नोट कर लें। एंड द एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा ओ।
द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी readily explained इन द टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फिल थ्योरी। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि किस थ्योरी से हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कलर को हम निकाल सकते हैं, तो वो होगा क्रिस्टल फिल थ्योरी। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। इसमें करना क्या है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है। उस स्टेटमेंट और रीजन को पढ़ें और स्टेटमेंट रीजन को पढ़ने के बाद उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। उसमें पूछा जाएगा कि इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। पहला है असर्टन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्टन। पहला ऑप्शन होता है कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन जो है स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड है असर्टन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्टन। मतलब स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है बट रीजन जो है वो स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है असर्टन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जो असर्टन है वो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है बट रीजन रॉन्ग स्टेटमेंट है। चौथा है असर्टन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब असर्टन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इसका क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन दोनों ही दिखा जाएगा स्क्रीन पे। आप इसको समझ लें कि इसको बनाना कैसे है। जो मेन रूल है यही है, चारों रूल इसी सीक्वेंस में रहते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी आप इसे पढ़ के दिमाग में रख लें इसी के बेसिस पे। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ते जाएं, लास्ट में इसका सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। Alfred Werner, a Swiss chemist, was the first to formulate his ideas about the structure of coordination compound. अल्फ्रेड वर्नर पहले ऐसे केमिस्ट हैं जिन्होंने कुछ आइडियाज फॉर्मुलेट किए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने पहली थ्योरी एक तरह से निकाली। वर्नर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्राइमरी वैलेंस एंड अ सेकेंडरी वैलेंस फॉर अ मेटल। वर्नर ने जो कॉन्सेप्ट इजाद किया है उसमें एक प्राइमरी वैलेंस होता है और सेकेंडरी वैलेंस होता है ऑफ अ मेटल फॉर अ मेटल। The coordination entity constitute a central metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or molecules. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल। तो इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द atom ion to which a fixed number of ions groups are bonded in a definite geometrical arrangement around it is called the central atom or ion. इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो होता है, जो एटम और आयन होगा, जिसमें जो मेन एटम होगा इसमें फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और ग्रुप जो होंगे वो बॉन्डेड होंगे इन अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो जिससे ये बॉन्डेड हो गए हैं आयन्स और ग्रुप्स, उसको कहा जाएगा सेंट्रल एटम और आयन। द आयन्स और मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगांड्स। जो आयन्स और मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम आयन से जो जुड़े हुए होंगे उसको लिगांड कहा जाएगा। लिगांड में भी सिंपल आयन सच एज क्लोरीन मॉलिक्यूल हो सकता है, क्लोरीन आयन हो सकता है। लिगांड में भी सिंपल आयन सच एज क्लोरीन, स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज H2O और NH3। H2O हो सकता है, अमोनिया मॉलिक्यूल हो सकता है, लार्जर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसा आप पढ़ सकते हैं।
और इवन मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन भी हो सकता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन, वो भी हो सकता है। लिगांड आर यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। लिगांड हो सकते हैं यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। ये यूनी, बाई और पॉलीडेंटेड होते क्या हैं? तो यूनी जो होते हैं उसमें एक एटम रहेगा, मतलब ये एक मॉलिक्यूल या एक एटम रहेगा, बाई में दो मॉलिक्यूल या दो एटम रहेगा, और पॉली में, पॉली से मतलब ही होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, उसमें मतलब दो से ज़्यादा हो सकते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगांड डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का यहाँ आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं, उससे आप नोट कर लें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है मेटल आयन का इन अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज द नंबर ऑफ लिगांड डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ लिगांड डोनर एटम के बराबर, मतलब जितने लिगांड डोनर एटम से सेंट्रल मेटल आयन जुड़ा हुआ है उसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये पहले वाले की तरह ही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आप आंसर दें। इसका होमवर्क में ये आपका होमवर्क हो गया। इसका आंसर की आप देख सकते हैं, इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Read the passage given below and answer any four of the following question. तो पढ़ते हैं पैसेज को। नाइट्रोजन differs from the rest of the members of group 15 due to the smaller size, high electronegativity, high ionization, enthalpy and non-availability of d orbitals. नाइट्रोजन रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन पाया जाता है ग्रुप 15 में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 15 में, बट रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ये थोड़ा डिफर करता है। जैसे इसका ये सबसे छोटा होता है मॉलिक्यूल ग्रुप 15 का, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। नाइट्रोजन हैज ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। नाइट्रोजन के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है, ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड खुद के साथ ही फॉर्म कर सकता है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ अ ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर एग्जिस्ट करता है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 1H बॉन्ड होता है और 2 पी बॉन्ड। फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फ्रॉम सिंगल बॉन्ड साइज। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे PP, AH, AH, HB, HB, while bismuth forms metallic bonds in an elemental state. बिस्मथ जो होता है मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करता है एलिमेंटल स्टेट में। डाइनाइट्रोजन इज प्रोड्यूस कमर्शियली बाय द लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। लिक्विड डाइनाइट्रोजन डिस्टिल्स आउट फर्स्ट, लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन in the laboratory. Dinitrogen is prepared by treating an aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrite. Dinitrogen is a colorless, odorless, tasteless and non-toxic gas. Dinitrogen जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, और नॉन टॉक्सिक गैस है। It has two stable isotopes 14N and 15N. It has very low solubility in water. दो आइसोटोप होता है 14N and 15N, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होगा इसका 14N होगा और एक का 15N, तो ये दो आइसोटोप फॉर्म करता है। इसका सॉल्युबिलिटी जो वाटर में है बहुत ही कम होता है। द मेन यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए होता है और अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स जिसमें नाइट्रोजन कंटेन होता है उसके लिए होता है।
चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो एन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल बॉन्ड पीपी बॉन्ड बिकॉज। तो एन का नाइट्रोजन जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोरस बॉन्ड से वीक क्यों होता है? तो इसका कारण है हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है वो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है उनमें बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से एन बॉन्ड जो होता है वो पीपी बॉन्ड से वीकर होता है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय द। तो नाइट्रोजन का बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म किस तरह ऑब्टेन किया जा सकता है? तो पहला होगा इसका ऑप्शन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम से किया जा सकता है। और सेकंड होगा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड से किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों ही। तो इसका आंसर है 4, बोथ ए एंड बी। डाइनाइट्रोजन इज रैदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ। डाइनाइट्रोजन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है, तो वो क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड। तो इसका आंसर होगा सेकंड। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाइनाइट्रोजन कंबाइंस विथ डाइऑक्सीजन। डाइनाइट्रोजन कंबाइंस विथ डाइऑक्सीजन ओनली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एट अबाउट 2000 केल्विन टू फॉर्म। और डाइनाइट्रोजन जो होता है डाइऑक्सीजन से बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है और इसे कंबाइन करता है लगभग 2000 केल्विन पे। तो क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड है फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर। लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट टू। लिक्विड डाइनाइट्रोजन का यूज होता है रेफ्रिजरेंट की तरह। तो किस लिए? तो आप देख सकते हैं प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स, प्रिजर्व फूड आइटम्स, इन क्रायो सर्जरी एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है 4 और ऑल ऑफ दीज। ये सभी ऑप्शन सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह स्टेटमेंट। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड आर जनरली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। ट्रांजिशन मेटल्स का जो मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है वो मेटल्स और ऑक्सीजन के बीच वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑक्साइड, वो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ग्रुप नंबर से मेल खाता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ऑक्साइड का वो उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होगा। इन वैनेडियम देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक V2O3 टू लेस बेसिक V2O4 एंड टू एम्फोटेरिक V2O5. V2O4 dissolves in acid to give VO2 plus salts. Potassium dichromate is a very important chemical used in the leather industry and used as oxidants for the preparation of many azo compounds. पोटाशियम डाइक्रोमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। इसका यूज होता है लेदर इंडस्ट्री में और एज ऑक्सीडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स। नाउ डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट। डाइक्रोमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है क्रोमेट से। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटाशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट से ज़्यादा सॉल्युबल होता है। लैटर इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विथ पोटाशियम क्लोराइड। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होता है सोडियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम क्लोराइड के को एक साथ ट्रीट करने पे। नाउ सोडियम सॉल्ट हैज अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सोडियम सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो वाटर में ज़्यादा होता है and is extensively used as an oxidizing agent in organic chemistry. तो सोडियम सॉल्ट जो होता है वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है और इसका यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन
वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। पोटाशियम डाइक्रोमेट का यूज होता है एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपने 12th के एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। तो ऑल ट्रांजिशन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड MO ऑक्साइड एक्सेप्ट। तो ऑल ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीजन, सभी ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं MO ऑक्साइड बनाने के लिए, लेकिन एक मेटल को छोड़ के, और वो मेटल है स्कैंडियम। तो पहला आंसर सही है। सेकंड में देखते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मेटल इंक्रीजेज आयोनिक कैरेक्टर एज ए मेटल ऑक्साइड। मेटल का जैसे ही बढ़ता है, आयोनिक कैरेक्टर जो होता है वो होता है घटता है। द शेप ऑफ क्रोमेट आयन इज। तो क्रोमेट आयन का शेप क्या होता है, वो होता है टेट्राहेड्रल। इसका आंसर है फर्स्ट। नाउ है डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय क्रोमेट। डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होता है क्रोमेट से। तो विच इन टर्न आर ऑब्टेन बाय द फ्यूजन ऑफ। तो क्रोमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है FeCr2O4 से। इसका आंसर है बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सोकटायन स्टेबलाइजेज IV। तो वैनेडियम को ऑक्सोकटायन कैसे स्टेबलाइज करते हैं, तो करते हैं VO2+ आयन से। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th केस स्टडी के लिए केमिस्ट्री में। तो और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कीप लर्निंग विथ लर्निंग एक्सेस पॉइंट। थैंक यू।